वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ उसके हल्का अहबाब में इजाफा होने लगा और उसी हल्का अहबाब में एक नाम साद का था। उसका ताल्लुक कराची से था। सालार की तरह वो भी अमीर कबीर घराने से ताल्लुक रखता था, मगर सालार के बरक्स उसका घराना खासा मजहबी था। ये सालार का अंदाजा था। साद के हिस्से मिजाह बहुत अच्छी थी। वो बहुत हैंडसम भी था। न्यू हेवन में एक अमरीकी दोस्त के तवज्जुह से उसकी मुलाकात साद से हुई थी और उसकी तरफ दोस्ती में पहल करने वाला साद ही था। सालार ने उस दोस्ती को कबूल करने में कदरे तामुल किया, क्योंकि उसे यूं लगता जैसे साद और उसके दरमियान कुछ भी मुश्तरिक नहीं है। साद वहां से एमफिल कर रहा था। सालार के बरक्स वो पढ़ाई के साथ जॉब भी करता था। उसका हुलिया उसके मजहब से जज्बाती वाबस्तगी बताने के लिए काफी था। उसने दाढ़ी रखी हुई थी और मजहब के बारे में उसका इल्म बहुत ज्यादा था। सालार ने जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स से दोस्ती की थी जो मजहबी था। साद 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, दूसरों को भी उसके लिए कहता रहता। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस और क्लब्स में भी बहुत एक्टिव था। सालार के बरक्स अमेरिका में उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था। सिर्फ एक दूर के चचा थे जो किसी दूसरी स्टेट में रहते थे। शायद इसीलिए वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए बहुत ज्यादा सोशल था। सालार के बरक्स वो बहन भाइयों में सबसे छोटा था और शायद ये लाड और प्यार ही था जिसने उसके वालिदैन को उसे इतनी दूर तालीम के लिए भेज दिया था, वरना उसके बाकी दोनों भाई साद के वालिद के साथ ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस में शरीक हो गए थे। वो भी एक अपार्टमेंट किराए पर लेकर रहता था, मगर उसके साथ इस अपार्टमेंट में 4 और लोग भी रहते थे। उन 4 में 2 अरब, एक बांग्लादेशी के अलावा एक और पाकिस्तानी था। वो तमाम स्टूडेंट्स थे। साद पहली मुलाकात में सालार से बहुत बेतकल्लुफ हो गया था। सालार के अमरीकी दोस्त जैफ ने जब साद को सालार के एकेडमिक कामयाबियों के बारे में बताया तो हर एक की तरह साद भी मुतासिर हुए बिना ना रह सका। सालार को साद का चेहरा देखकर और खास तौर पर उसकी दाढ़ी देखकर हमेशा जलाल का ख्याल आता। दाढ़ी की वजह से दोनों में अजीब सी मुमासलत और मुशाबिहत नजर आती। कई बार दूसरे दोस्तों के अलावा साद भी वीकेंड पर उसके साथ होता। तुम मुसलमान हो लेकिन मजहब की सिरे से पाबंदी नहीं करते, साद ने एक दफा सालार से कहा था, और तुम जरूरत से ज्यादा मजहबी हो। सालार ने जवाबन कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह तुम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते रहते हो और हर वक्त इस्लाम की बात करते रहते हो, ये कुछ ओवर एक्टिंग टाइप चीज हो जाती है। सालार ने बड़ी साफ गोई के साथ कहा, तुम थकते नहीं हो हर वक्त नमाजें पढ़कर? ये फर्ज है, अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है और हम उसकी इबादत करें, उसे हर वक्त याद रखें। साद ने जोर देते हुए कहा। सालार ने एक जमाई ली, तुम भी इबादत किया करो, आखिर तुम भी मुसलमान हो। साद ने उससे कहा, मैं जानता हूं, और इबादत ना करने में क्या मैं मुसलमान नहीं रहूंगा? उसने कुछ तीखे लहजे में साद से कहा, सिर्फ नाम का मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो तुम? साद प्लीज इस किस्म के फजूल टॉपिक पर बात मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें मजहब में दिलचस्पी है, मगर मुझे नहीं है। बेहतर है हम एक दूसरे की राय और जज्बात का ख्याल रखें और एक दूसरे पर कुछ ठोंसने की कोशिश ना करें। जैसे मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम नमाज छोड़ दो, इस तरह तुम भी मुझसे ये ना कहो कि मैं नमाज पढ़ूं। सालार ने इंतहाई साफ गोई से कहा तो साद खामोश हो गया। मगर कुछ दिनों बाद वो उसके अपार्टमेंट आया। सालार उसके तवाज़ो के लिए कुछ लाने के लिए किचन में गया तो साद भी उसके पीछे ही आ गया। उसने बातों के दौरान फ्रिज खोल लिया और उसमें मौजूद खाने की चीजों पर नजर दौड़ाने लगा। सालार पिछली रात एक फास्ट फूड आउटलेट से अपना पसंदीदा बर्गर ले आया था। वो फ्रिज में पड़ा था। साद ने उसे निकाल लिया। इसे रख दो, ये तुम ना खाना। सालार ने जल्दी से कहा। क्यों? साद ने माइक्रोवेव की तरफ जाते हुए पूछा। इसमें सूअर का गोश्त है। सालार ने लापरवाही से कहा, मजाक मत करो। साद ठिठक गया। इसमें मजाक वाली कौन सी बात है? सालार ने हैरानी से उसे देखा। साद ने जैसे फेंकने वाले अंदाज में प्लेट शेल्फ पर रख दी। तुम पोर्क खाते हो? मैं पोर्क नहीं खाता, मैं सिर्फ ये बर्गर खाता हूं क्योंकि ये मुझे पसंद है। सालार ने बर्नर जलाते हुए कहा। तुम जानते हो यह हराम है इस्लाम में। हाँ, और फिर भी अब तुम फिर वही तबलीग बात शुरू मत करना। मैं सिर्फ पोर्क नहीं खाता, हर किस्म का गोश्त खा लेता हूं। सालार ने लापरवाही से कहा। वो फ्रिज की तरफ जा रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। खैर, इसमें ऐसी बेयकीनी वाली क्या बात है? ये खाने के लिए ही होता है। वो अब फ्रिज में पड़े दूध के पैकेट को निकाल रहा था। हर चीज खाने के लिए नहीं होती। साथ कुछ तिल मिलाया। ठीक है, तुम ज्यादा मजहबी ना सही, मगर मुसलमान तो हो, और इतना तो तुम जानते होगे कि पोर्क इस्लाम में हराम है, कम अज कम एक मुसलमान के लिए। सालार खामोशी से अपने काम में मसरूफ रहा। मेरे लिए कुछ मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। साद एकदम किचन से निकल आया। क्यों? सालार ने मुड़कर उसे देखा। साद वॉश बेसिन के सामने खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। क्या हुआ? सालार ने उसे कदरे हैरानी से पूछा। साद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो उसी तरह कलमा पढ़ते हुए हाथ धोता रहा। सालार चुपती हुई नजरों से होंठ भींचों से देखता रहा। हाथ धोने के बाद उसने सालार से कहा, मैं तो इस फ्रिज में रखी कोई चीज नहीं खा सकता, बल्कि तुम्हारे बर्तनों में भी नहीं खा सकता। अगर तुम ये बर्गर खा लेते हो तो और भी क्या कुछ नहीं खा लेते होगे। चलो बाहर चलते हैं।
वहीं जाकर कुछ खाते हैं। ये बहुत इंसल्टिंग है, सालार ने कदरे नाराजी से कहा। नहीं, इंसल्टिंग वाली तो कोई बात नहीं है, बस मैं ये हराम गोश्त नहीं खाना चाहता और तुम इस मामले में परहेज के आदी नहीं हो। साद ने कहा, मैंने तुम्हें ये गोश्त खिलाने की कोशिश नहीं की, तुम नहीं खाते इसलिए मैंने वो बर्गर पकड़ते ही तुम्हें मना कर दिया। सालार ने कहा, मगर तुमको तो शायद कोई फोबिया हो गया है, तुम इस तरह रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपने पूरे फ्लैट में उस जानवर को पाला हुआ है और रात दिन उसी के साथ रहता हूं। सालार नाराज सा हो गया। चलो बाहर चलते हैं, साद ने उसकी नाराजगी को खत्म करते हुए कहा। बाहर चलकर कुछ खाएंगे तो बिल मैं नहीं पे करूंगा, तुम करोगे। सालार ने कहा, ठीक है मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, तुम चलो। साद ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, और अगली दफा तुम मेरे अपार्टमेंट पर आते हुए घर से कुछ खाने के लिए लेकर आना। सालार ने कदरे तंजिया लहजे में उससे कहा, अच्छा ले आऊंगा, साद ने कहा। वो इस वीकेंड पर झील के किनारे बैठा हुआ था। उसकी तरह के बहुत से लोग वहां फिर रहे थे। वो कुछ देर इधर उधर फिरने के बाद एक बेंच पर आकर बैठ गया। बहुत लापरवाही से एक आइसक्रीम स्टिक खाते हुए वो इधर उधर नजरें दौड़ाने में मसरूफ था जब उसकी तवज्जो 3 साल के एक बच्चे ने अपनी तरफ मबजूल करा ली। वो बच्चा एक फुटबॉल के पीछे दौड़ रहा था और उससे कुछ फासले पर एक स्याह हिजाब ओढ़े एक लड़की खड़ी थी जो मुस्कुराते हुए उस बच्चे को देख रही थी। वो वहां मौजूद बहुत से एशियन में से एक थी, मगर हिजाब में मलबूस वाहिद लड़की थी। वो लाशऊरी तौर पर उसे देखेगा। वो बच्चा फुटबॉल को पांव से ठोकर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेंच की तरफ आ गया। एक और ठोकर ने बॉल सीधा सालार की तरफ भेज दिया। किसी गैर इरादी अमल के तहत सालार ने उसी तरह बैठे बैठे अपने दाएं पांव में पहने हुए जॉगर की मदद से उस बॉल को रोका और फिर अपना पांव हटाया नहीं, बल्कि इस तरह फुटबॉल पर ही रखा। मगर इस बार उसकी नजर उस लड़की के बजाय उस बच्चे पर थी जो तेज रफ्तारी से उस बॉल के पीछे उसकी तरफ आया था। उसके बिल्कुल पास आने के बजाय वो कुछ दूर रुक गया। शायद वो तवक्को कर रहा था कि सालार बॉल को उसकी तरफ लुढ़का देगा, मगर सालार उसी तरह फुटबॉल पर एक पांव रखे बाएं हाथ से आइसक्रीम खाते हुए दूर खड़ी उस लड़की को देखता रहा। शायद उसे तवक्को थी कि अब वो करीब आएगी। ऐसा ही हुआ था। कुछ देर तक उसे फुटबॉल ना छोड़ते देखकर वो लड़की कुछ हैरानी से आगे उसकी तरफ आई थी। ये फुटबॉल छोड़ दें, उसने करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। सालार चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उसने फुटबॉल से अपना पांव हटाया और वहीं बैठे बैठे फुटबॉल को एक जोरदार किक लगाई। फुटबॉल उड़ते हुए बहुत दूर जा गिरी। किक लगाने के बाद उसने इत्मीनान से उस लड़की को देखा। उसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था, जबकि वो बच्चा एक बार फिर उस फुटबॉल की तरफ भागता जा रहा था जो अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस लड़की ने जेरे लब उससे कुछ कहा, फिर वापस मुड़ गई। सालार उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुन या समझ नहीं सका, मगर उसके सुर्ख चेहरे और तासुरात से वो ये अंदाजा बखूबी लगा सकता था कि वो कोई खुशगवार अल्फाज नहीं थे। उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी भी हुई, मगर जल्दी अंदाजा हो गया कि उसने ये हरकत क्यों की। वो लड़की इमामा से मुशाबिहत रखती थी। वो लंबे से स्याह कोट में स्याह हिजाब ओढ़े हुए थी, दराज कद और बहुत दुबली पतली थी, बिल्कुल इमामा की तरह। उसकी सफेद रंगत और स्याह आंखें भी उसे इमामा जैसी ही महसूस हुई थी। इमामा बहुत लंबी चौड़ी चादर में खुद को छुपाए रखती थी। वो हिजाब नहीं लेती थी, मगर उसके बावजूद उस लड़की को देखते हुए उसे ख्याल आया था और लाशऊरी तौर पर उसने वो नहीं किया जो वो लड़की चाहती थी। शायद उसे किसी हद तक की तस्कीन हुई थी कि उसने इमामा की बात नहीं मानी, मगर वो इमामा नहीं थी। आखिर क्या हो रहा है मुझे? इस तरह तो उसने हैरान होते हुए सोचा। वो जेब में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। सिगरेट की कश लेते हुए वो एक बार फिर उस लड़की को देखने लगा जो अपने बच्चे को फुटबॉल के साथ खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। सालार उसे देख रहा था और उसके अलावा हर शय से बेनियाज नजर आ रहा था। उस रात वो काफी देर तक इमामा के बारे में सोचता रहा था। उसके और जलालुन नसर के बारे में उसे यकीन था अब तक वो दोनों शादी कर चुके होंगे, क्योंकि अपना निकाहनामा सिकंदर से हासिल करने के बाद वो ये जान चुकी होगी कि तलाक का हक पहले ही उसके पास था। उसे इस सिलसिले में सालार की मदद की जरूरत नहीं थी। ये जानने के बावजूद कि जलालुन नसर उसके कहने पर भी इमामा से शादी करने पर तैयार नहीं हुआ था, उसे फिर भी न जाने क्यों ये यकीन था कि जलालुन नसर एक बार इमामा के पास पहुंच जाने पर उसे इनकार नहीं कर सका होगा। उसकी मिन्नत समाजत पर वो मान गया होगा। इमामा उसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत थी और इमामा का खानदान मुल्क के ताकतवर तरीन खानदानों में से एक था। कोई अहमद ही होगा जो जलालुन नसर जैसी हैसियत रखते हुए इमामा को सोने की चिड़िया ना समझता हो, या फिर हो सकता है वो वाकई इमामा की मोहब्बत में मुब्तला हो। जो भी था, उसे यकीन था कि वो दोनों शादी कर चुके होंगे और पता नहीं किस तरह हाशिम मुबीन की आंखों में धूल झोंक कर छुपने में कामयाब हुए होंगे, या ये भी मुमकिन है कि हाशिम मुबीन ने अब तक उन्हें ढूंढ निकाला हो। मुझे पता तो करना चाहिए इस बारे में, उसने सोचा और फिर अगले ही लम्हे खुद को झिड़का। फॉर गॉड सेक सालार, दफा करो उसे, जाने दो।
क्यों खामखा उसके पीछे पड़ गए हो? ये जानकर आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम मुबीन उस तक पहुंचे या नहीं? उसने बेख्तियार खुद को झड़का, मगर उसका तजस्सुस खत्म नहीं हुआ। वाकई मैंने यहां आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक उस तक पहुंचे या नहीं? उसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वीनस एडवर्ड है। वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली थी। वो उस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से एक किताब निकाल रहा था जब वो उसके करीब आई थी। सालार सिकंदर। उसने वीनस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूं तुम्हें तारुफ की जरूरत नहीं है, वीनस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सालार ने उसे ये नहीं कहा कि उसे भी तारुफ की जरूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 लोगों को उनके नाम से जानता और पहचानता था। न सिर्फ ये, बल्कि वो ब्रीफ बायोडेटा भी बगैर अटके किसी गलती के बता सकता था। जैसे वो उस वक्त वीनस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी। वहां वो 1 साल ह्यूरिच कंपनी में काम करती रही थी। उसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और अब वो दूसरी डिग्री के लिए वहां आई थी। वो उससे कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कदो कामत से सालार उससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो उस वक्त अपने बैच में सबसे कम उम्र था। अपने बैच में सिर्फ वही था जो किसी किस्म की जॉब के बगैर सीधा MBA के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था। मगर उस वक्त वीनस को ये सब कुछ बताना उसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कॉफी की दावत दूं तो, वीनस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। वो उसकी बात पर हंसी। तो फिर चलते हैं, कॉफी पीते हैं। सालार ने कंधे उचकाए किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आधा घंटे तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वीनस के साथ उसकी शनासाई का आगाज था। सालार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बार मजीद आसानी ये थी कि पहल वीनस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद उसने एक रात वीनस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था और वीनस ने किसी तामुल के बगैर उसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत सी जगहों पर फिरते रहे। सालार के फ्लैट पर उनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में अपने और उसके लिए गिलास तैयार करने लगा, जबकि वीनस बेतकल्लुफी से इधर उधर फिरते हुए उसके अपार्टमेंट का जायजा ले रही थी। फिर वो उसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हुलिया खासा खराब होगा, मगर तुमने तो हर चीज बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतमाम खास मेरे लिए किया गया है? सालार ने एक गिलास उसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूं, करीने और तरीके से। उसने एक घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वो वीनस के करीब चला आया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। वीनस मुस्कुरा दी। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब किया और फिर यकदम साकित हो गया। उसकी नजरें वीनस की गर्दन की जंजीर में झूलते उसके मोती पर पड़ी थी, जिसे आज उसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वीनस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। उसने 1-2 बार उसके खुले कॉलर से नजर आने वाली उस जंजीर को देखा था, मगर उस जंजीर में लटका हुआ वो मोती आज पहली बार उसकी नजरों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वीनस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुए थी, जिसे उसने सालार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती उसे कहीं कहीं बहुत पीछे किसी और के पास ले गया था। मसाह करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई से कोहनी तक का सफर करती उंगलियां, आंखों से पेशानी, पेशानी से सफेद चादर के नीचे स्याह बालों पर फिसलते हुए हाथ, इमामा की गर्दन के गिर्द मौजूद जंजीर तंग थी, उसमें लटकने वाला मोती उसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो उसे देख ना पाता। उस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। उस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मफलूज हो गया। वो उसे किस वक्त याद आई थी। उसने मोती से नजरें चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात खराब नहीं करना चाहता था। उसने वीनस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो उसे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज ने उसे एक चाबुक मारा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। वीनस के वजूद से अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वीनस हक्का बक्का उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ाई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा। सालार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली किया। वीनस उसके जवाब ना देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। वीनस में उसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता उसे क्यों उसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में उसके साथ डांस करता रहा था। वो उसके साथ बेहद खुश था। अब चंद मिनटों में सालार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास धोने लगा। वीनस दूसरा गिलास लेकर उसके पास चली आई। सालार ने उससे गिलास ले लिया।
वो अपने सीने पर दोनों बाजू लपेटे उसके बिल्कुल पास खड़ी उसे देखती रही। सालार को उसकी नजरों से झुंझलाहट हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गिलास को शेल्फ पर रखते हुए उसने वीनस से कहा। वो हैरानी से उसे देखने लगी। वो बिलावास्ता तौर पर उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था। वीनस के चेहरे का रंग बदल गया। सालार का रवैया बेहद तौहीन-आमेज था। वो चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर तेजी के साथ अपना स्वेटर और बैग उठाकर अपार्टमेंट का दरवाजा धमाके से बंद करके बाहर निकल गई। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। वीनस और इमामा में कहीं किसी किस्म की कोई मुशाबत नहीं थी। दोनों की गर्दनों में मौजूद मोती भी बिल्कुल एक जैसा नहीं था। उसके बावजूद उसकी गर्दन में झूलते उस मोती को देखकर बेइख्तियार वो याद आई थी। क्यों? अब फिर क्यों? आखिर इस वक्त क्यों? वो बेहद मुश्तइल हो रहा था। उसकी वजह से उसकी रात खराब हो गई थी। उसने सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ एक क्रिस्टल का गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से उसे दीवार पर दे मारा। वीकेंड के बाद वीनस से उसकी दोबारा मुलाकात हुई, लेकिन वो उससे बड़े रूखे और उखड़े हुए अंदाज में मिला। ये उससे ताल्लुकात शुरू करने से पहले ही खत्म करने का वाहिद रास्ता था। उसे हर उस औरत में झुंझलाहट होती थी जो उसे किसी भी तरह से इमामा की याद दिलाती, और वीनस उन औरतों में शामिल हो गई थी। वीनस जो उसकी तरफ से किसी माजरत और अगली दावत का इंतजार कर रही थी, वो उसके उस रवैये से बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हुई थी। येल में ये उसका पहला अफेयर था। अगले चंद माह पढ़ाई में वो बेहद मसरूफ रहा। इतना मसरूफ कि इमामा को याद रखने, उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश को कल पर टालता रहा। शायद ये सिलसिला अब भी चलता रहता अगर उस शाम अचानक उसकी मुलाकात जलालुल नसर से ना हो जाती। वो वीकेंड पर बोस्टन गया हुआ था, जहां उसके चचाजाद रहते थे। वो वहां अपने कजन की शादी अटेंड करने आया था। उस शाम सालार अपने कजन के हमरा था, जो एक रेस्टोरेंट चला रहा था। वो खाना खाने आया हुआ था। उसका कजन ऑर्डर देने के बाद किसी काम से उठकर गया था। सालार खाने का इंतजार कर रहा था जब किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। हेलो। सालार ने बेइख्तियार मुड़कर उसे देखा। आप सालार हैं? उस आदमी ने पूछा। वो जलालुल नसर था। उसे पहचानने में लहजा भर के लिए दिक्कत इसलिए हुई थी क्योंकि उसके चेहरे से अब दाढ़ी गायब थी। सालार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। 1 साल पहले का एडवेंचर एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूम गया। रस्म लेग सलेग के बाद उसने जलाल को रस्मन खाने की दावत दी। नहीं, मुझे जरा जल्दी है, बस आप पर इत्तफाकन नजर पड़ गई तो आ गया। जलाल ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। इमामा कैसी है? जलाल ने बात करते करते अचानक कहा। सालार को लगा वो उसका सवाल ठीक से नहीं सुन सका। सॉरी, उसने माजरत खाना अंदाज में इस्तफसार किया। जलाल ने अपना सवाल दोहराया। मैं इमामा को पूछ रहा था, वो कैसी है? सालार पल के झपकाए बगैर उसे देखता रहा। वो इमामा के बारे में उससे क्यों पूछ रहा था? मुझे नहीं पता, ये तो आपको पता होना चाहिए, उसने कुछ उलझते हुए अंदाज में कंधे झटकते हुए कहा। इस बार जलाल हैरान हुआ। मुझे किस लिए? क्योंकि वो आपकी बीवी है। मेरी बीवी? जलाल को जैसे करंट लगा। आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैंने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 साल पहले आप ही तो आए थे इस सिलसिले में मुझसे बात करने के लिए। जलाल ने जैसे उसे कुछ याद दिलाया। मैंने तो आपसे यह भी कहा था कि आप खुद उससे शादी कर लें। सालार बेयकीनी से उसे देखता रहा। मैं तो ये सोचकर आपके पास आया था कि शायद आपने उससे शादी कर ली होगी। वो अब वजाहत कर रहा था। आपने उससे शादी नहीं की? सालार ने पूछा। नहीं, आपसे तो सारी बात हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। फिर उससे मेरी शादी कैसे हो सकती थी? फिर मैंने सुना कि वो घर से चली गई। मैंने सोचा आपके साथ कहीं चली गई होगी, इसीलिए तो आपको देखकर आपकी तरफ आया था। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। मैं तो पिछले 7-8 माह से यहाँ हूँ, सालार ने कहा। और मुझे यहाँ आए हुए 2 माह हुए हैं, जलाल ने बताया। मुझसे मुलाकात के बाद क्या उसने दोबारा आपसे राब्ता या मुलाकात करने की कोशिश की थी? सालार ने कुछ उलझते हुए अंदाज में पूछा। नहीं, वो मुझसे नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर जाकर उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश ना की हो? सालार को इसकी बात पर यकीन नहीं आया। मुझसे राब्ता करने से क्या होता? आपके लिए वो घर से निकली थी, उसे आपके पास जाना चाहिए था। नहीं, वो मेरे लिए घर से नहीं निकली थी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने उसे बता दिया था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता। फिर आप ये मत कहें कि वो मेरे लिए घर से निकली थी। जलाल के लहजे में अचानक कुछ तब्दीली आ गई। सारी बात आप ही से तो हुई थी। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं कि वो दोबारा आपके पास नहीं गई? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर वो मेरे साथ होती तो मैं आपके पास उसके बारे में पूछने क्यों आता? मुझे देर हो रही है। जलाल के लहजे में अब बेनियाजी थी। आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं? सालार ने कहा। नहीं, मैं नहीं समझता कि आपको मुझसे और मुझे आपसे दोबारा राब्ते की जरूरत पड़ सकती है, जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा और वापस मुड़ गया। सालार कुछ उलझे हुए अंदाज में उसकी पुश्त पर नजरें जमाए रहा। यह नाकाबिले यकीन बात थी कि वो जलाल से नहीं मिली। क्यों? क्या उसने मेरी इस बात पर वाकई यकीन कर लिया था कि जलाल ने शादी कर ली है?
सालार को अपना झूठ याद आया। मगर ये कैसे मुमकिन है? वो मजीद उलझा। मेरी बात पर उसे कैसे यकीन आ सकता है, जबकि वो कह रही थी कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं है। वो कुर्सी खींचकर दोबारा बैठ गया। और अगर जलाल के पास नहीं गई तो फिर वो कहाँ गई? क्या किसी और शख्स के पास, जिससे उसने मुझे बेखबर रखा? मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई और होता तो मुझे उससे भी राब्ता करने के लिए कहती। अगर वो फौरी तौर पर जलाल के पास भी नहीं गई थी तो सिकंदर से निकाहनामा लेने और तलाक के हक के बारे में जानने के बाद उसे उसी के पास जाने चाहिए था। वो ये नहीं जानता था कि उसने जलाल की इस फर्जी शादी के बारे में उसे क्यों बताया। शायद वो उसे परेशान करना चाहता था, या फिर ये देखना चाहता था कि वो अब क्या करेगी, या फिर शायद वो बार बार उसके मुतालबे से तंग आ गया था कि वो फिर जलाल के पास जाए, फिर जलाल से राब्ता करे। वो ऐसा करने की वजह नहीं जानता था। जो भी था, बहरहाल उसे यकीन था इमामा जलाल के पास जाएगी। मगर सलार को अब पता चला था कि उसकी तवक्को या अंदाजे के बरक्स वो वहां गई ही नहीं। वेटर अब खाना सर्व कर रहा था। उसका कजन आ चुका था। वो दोनों बातें करते हुए खाना खाते रहे। मगर सालार खाना खाते और बातें करते हुए भी मुसलसल इमामा और जलाल के बारे में सोचता रहा। कई माह बाद यकदम वो उसके जहन में फिर ताजा हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोबारा अपने घर वापस चली गई हो? खाना खाते खाते उसे अचानक ख्याल आया, हाँ ये मुमकिन है। उसका जहन मुतवातिर एक ही जगह पर अटका हुआ था। मुझे पापा से बात करनी चाहिए, उन्हें यकीनन उसके बारे में कुछ न कुछ पता होगा। सिकंदर उस्मान भी इन दिनों शादी में शिरकत की गर्ज से वहीं थे। वापस घर आने के बाद रात के करीब जब उसने सिकंदर को तन्हा देखा तो उसने उनसे इमामा के बारे में पूछा। पापा, क्या इमामा वापस अपने घर आ गई है? उसने किसी तमहीद के बगैर सवाल किया और उसके सवाल ने कुछ देर के लिए सिकंदर को खामोश रखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? चंद लम्हों के बाद उन्होंने दुरुस्ती से कहा, बस ऐसे ही। उसके बारे में इतना गौर व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी स्टडीज पर अपना ध्यान रखो तो बेहतर है। पापा प्लीज आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्यों जवाब दूं? तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक क्या है? सिकंदर की नाराजगी में इजाफा हो गया। पापा, उसका एक बॉयफ्रेंड मुझे आज मिला है यहाँ, वही जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी। तो फिर यह कि उन दोनों ने शादी नहीं की। वो बता रहा था कि इमामा उसके पास गई ही नहीं, जबकि मैं समझ रहा था कि लाहौर जाने के बाद वो उसी के पास गई होगी। सिकंदर ने उसकी बात काट दी। वो उसके पास गई या नहीं, उसने उससे शादी की या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ना ही तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है। हाँ, ये मेरा मसला नहीं है, मगर मैं जानना चाहता हूं क्या इमामा आपके पास आई थी? आपने उसे शादी के पेपर्स कैसे भिजवाए थे? मेरा मतलब किसके जरिए? सालार ने कहा। तुमसे किसने कहा कि उसने मुझसे राब्ता किया था? वो उनके सवाल पर हैरान हुआ। मैंने खुद अंदाजा लगाया, उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। वो राब्ता करती तो मैं हाशिम मुबीन को उसके बारे में बता देता। सालार उनका चेहरा देखता रहा। मैंने तुम्हारे कमरे की तलाशी ली थी और मेरे हाथ वो निकाहनामा लग गया। मुझे यहां भिजवाते हुए आपने कहा था कि आप वो पेपर्स इमामा तक भिजवा देंगे। हाँ, ये उस सूरत में होता अगर वो मुझसे राब्ता करती, मगर उसने मुझसे राब्ता नहीं किया। तुम्हें ये यकीन क्यों है कि उसने मुझसे जरूर राब्ता किया होगा? इस बार सिकंदर ने सवाल का टाला। सालार कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, पुलिस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? नहीं, पुलिस को पता चलता तो अब तक वो हाशिम मुबीन के घर वापस आ चुकी होती, मगर पुलिस अभी भी उसकी तलाश में है। सिकंदर ने कहा। एक बात तो तय है सालार कि अब तुम दोबारा इमामा के बारे में कोई तमाशा नहीं करोगे। वो जहां है, जिस हाल में है, तुम्हें अपना दिमाग थकाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस जैसे ही उसे ढूंढेगी, मैं वो पेपर्स हाशिम मुबीन तक पहुंचा दूंगा ताकि तुम्हारी जान हमेशा के लिए उससे छूट जाए। पापा, क्या उसने बाकी कभी घर फोन नहीं किया मुझसे बात करने के लिए? सालार ने उनकी बात पर गौर किए बगैर कहा। क्या वो तुम्हें फोन किया करती थी? वो उनका चेहरा देखने लगा। घर से चली जाने के बाद उसने सिर्फ एक बार फोन किया था, फिर मैं यहां आ गया। हो सकता है दोबारा फोन किया हो, जिसके बारे में आप मुझे नहीं बता रहे। उसने फोन नहीं किया। अगर करती तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में बहुत से मामलात को खत्म कर देता। मैं तुम्हारी तरफ से उसे तलाक दे देता। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? सालार ने बहुत पुरसुकून अंदाज में कहा। यहां तुम्हें भिजवाने से पहले मैंने एक पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर लिए थे। मैं तलाकनामा तैयार करवा चुका हूं, सिकंदर ने जताते हुए कहा। फेक डॉक्यूमेंट, सालार ने उसी अंदाज में तबसरा किया। मैं तो नहीं जानता था कि आप तलाकनामा तैयार करवाने के लिए मुझसे साइन करवा रहे हैं। तुम फिर उस मुसीबत को मेरे सर पर लाना चाहते हो। सिकंदर को एकदम गुस्सा आ गया। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसके साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप मेरी तरफ से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। ये मेरा मामला है, मैं खुद ही उसे खत्म करूंगा। तुम सिर्फ ये शुक्र करो कि तुम इस वक्त यहां इत्मीनान से बैठे हुए हो, वरना तुमने जिस खानदान को अपने पीछे लगा लिया था वो खानदान कब्र तक भी तुम्हारा पीछा ना छोड़ता। और यह भी मुमकिन है वो यहां भी तुम्हारी निगरानी करवा रहे हों या इंतजार कर रहे हो कि तुम मुतमईन होकर दोबारा इमामा के साथ राब्ता करो और वो तुम दोनों के लिए एक कुआं तैयार कर लें।
आप खामखा मुझे खौफजदा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूं कि यहां अमेरिका में मेरी कोई निगरानी कर रहा होगा, और वो भी इतना अरसा गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात यह है कि मैं इमामा के साथ तो कोई राब्ता नहीं कर रहा, क्योंकि मैं वाकई नहीं जानता वो कहाँ है। फिर राब्ते का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर तुम्हें इसके बारे में इस कदर कॉन्शियस होने की क्या जरूरत है? वो जहां है जैसी है रहने दो उसे। सिकंदर को कुछ इत्मीनान हुआ। आप मेरे मोबाइल के बिल चेक करें, वो मोबाइल उसके पास है। हो सकता है पहले नहीं तो अब वो उससे कॉल्स कर लेती हो। वो उससे कॉल्स नहीं करती, मोबाइल मुस्तकिल तौर पर बंद है। जो चंद कॉल्स उसने की थी वो सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को ही की थी, और पुलिस पहले ही उन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। लाहौर में वो एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी, और उसके वापस आने से पहले ही वो उसके घर से चली गई। कहाँ गई ये पुलिस को नहीं पता चल सका। सालार चुपती हुई नजरों से उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको हसन ने मेरे और उसके बारे में बताया था? सिकंदर कुछ बोल नहीं सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हसन ही जानता था। कम से कम ये ऐसी बात थी जो सिकंदर उस्मान सिर्फ उसके कमरे की तलाशी लेकर नहीं जान सकते थे। उसे उनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हसन पर शुबा हुआ था, क्योंकि सिकंदर को इतनी छोटी मोटी बातों का पता था जो सिर्फ उसे पता थी, या फिर हसन को। कोई तीसरा उनसे वाकिफ नहीं था। उसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर यह हसन ही हो सकता था जिसने उसे सारी तफसीलात से आगाह किया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे हसन ने बताया है या किसी और ने? यह तो हो नहीं सकता था कि इस बात के बारे में मुझे पता ना चलता। ये सिर्फ मेरी हिमाकत थी कि मैंने हाशिम मुबीन के इल्जामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तेवरियां लिए उन्हें देखता, उनकी बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया है तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे, सिकंदर उस्मान ने कदरे नर्म लहजे में कहना शुरू किया। मगर इससे पहले कि उनकी बात मुकम्मल होती, सालार एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। छूत नहीं था। कभी वैंडैम गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा। बाहर रहे होगे इसलिए। साद ने अंदाजा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानिस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सैंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही, सालार ने कहा। पूरा ग्रुप? मुझे लेकर नहीं गए? मैं मर गया था। साद ने चिढ़कर कहा, तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें। सालार ने इत्मीनान से कहा, बहुत घटिया आदमी हो तुम सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था? हम सब माय डियर, हम सब। सालार ने उसी इत्मीनान से कहा। मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सालार की खफगी में कुछ और इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। सालार ने शरारत से कहा, मैं अभी आकर तुम्हारी टांगें तोड़ता हूं, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार। हमने तुम्हें साथ ले जाने को इसलिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों, तुम लोग दोजख में जा रहे थे कि मैं वहां ना जाता? साथ के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम से कम तुम उसे दोजख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहां नहीं जाना था। क्यों, मुझे वहां क्यों नहीं जाना था? साथ के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते? ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहां जाकर क्या करना था? ना तुम ड्रिंक करते ना डांस करते। फिर वहां जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते? ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ड्रिंक और डांस ना करता, मगर आउटिंग तो हो जाती है। मैं एंजॉय करता, साद ने कहा। मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज नहीं है, सालार ने चुपते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे कुछ कह ना सका। मैं वहां कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था, तुमसे कह रहा हूं सिर्फ आउटिंग की गर्ज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने कदरे संभलते हुए कहा, ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे। बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया, सालार ने कहा। चलो अब मैं क्या कर सकता हूं? खैर, आज क्या कर रहे हो? साद अब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फोन बंद कर दिया। तुम इस वीकेंड पर क्या कर रहे हो? उस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मौजूद थे। मैं इस वीकेंड पर न्यूयॉर्क जा रहा हूं सैंड्रा के साथ। सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है, मुझे इनवाइट किया है उसने। कब वापस आओगे? इतवार की रात। तुम ऐसा करो कि अपने अपार्टमेंट की चाबियां मुझे दे जाओ। मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे तैयार करने हैं, और इस वीकेंड पर वो चारों ही घर होंगे। वहां बड़ा रश होगा। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूंगा, साद ने कहा। ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना, सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। उसे सैंड्रा के साथ जुमे की रात को निकलना था। सालार का बैग उसकी गाड़ी की डिक्की में था। ये एक इत्तफाक ही था कि सैंड्रा को एन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए, और वो जो सरे शाम निकलने का इरादा किए बैठे थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया।
सैंड्रा पेइंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सैंड्रा को उसकी रिहाइश का ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी, दूसरी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद उस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा, मगर उसने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लिविंग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रुक गया। बेडरूम का दरवाजा बंद था, मगर उसके बावजूद अंदर से उभरने वाले क़हक़हे और बातों की आवाजें सुन सकता था। साद के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जामिद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ साद था जिसके बारे में उसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया और तब उसकी नजर लिविंग रूम के टेबल पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायजा लेता रहा। वहां मौजूद हर चीज वैसे ही थी जैसी वो छोड़कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करते रहने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टडीज? असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा। असाइनमेंट तकरीबन कंप्लीट कर लिए। तुम बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? साद ने जवाबन पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहां? रात को सफर करते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? साद ने सरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफर नहीं किया। क्या मतलब? मतलब ये कि फ्राइडे की रात को नहीं, सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहां। सालार ने बताया। तुम फिर सैंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों, यहां आ जाते अपने अपार्टमेंट पर? आया था, सालार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सालार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों के नीचे से यकीनन उस वक्त जमीन निकल गई थी। आए थे? कब? इस बार वो बेख्तियार हकलाया। 11 बजे के करीब। तुम उस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहां से वापस आ गया। वो अंदाजा कर सकता था कि साद पर उस वक्त सख्त तारी हो चुका होगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि सालार इस तरह का भांडा फोड़ देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाया? उसने मजीद कहा। साद को सांस लेने में जितनी दिक्कत हो रही होगी वो अंदाजा कर सकता था। बस वैसे ही मिलवा दूंगा, उसने दूसरी तरफ से बेहद मध्यम और माजत खाना अंदाज में कहा। मगर तुम किसी और से इसका जिक्र मत करना, उसने एक ही सांस में कहा। मैं क्यों जिक्र करूंगा? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सालार उसकी कैफियत समझ सकता था। उसे उस वक्त साद पर कुछ तरस आ रहा था। उस रात साद ने चंद मिनटों बाद ही फोन रख दिया। सालार को उसकी शर्मिंदगी का अच्छी तरह अंदाजा था। इस वाक़े के बाद सालार का ख्याल था कि साद दोबारा कभी उसके सामने अपनी मजहबी अकीदत और वाबस्तगी का जिक्र नहीं करेगा। मगर उसे यह देखकर हैरत हुई कि साद में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अब भी उसी शदोमत से मजहब पर बात करता, नमाज पढ़ने की हिदायत करता, सदका खैरात देने के लिए कहता, अल्लाह से मोहब्बत के बारे में घंटों बोलने के लिए तैयार रहता, और मजहब के बारे में बात कर रहा होता तो किसी आयत या हदीस का हवाला देते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते। उसके ग्रुप के लोगों के साथ और बहुत से लोग साद से बहुत मुतासिर थे, उसके किरदार से बहुत मरूब और अल्लाह से उसकी मोहब्बत पर
रश का शिकार, एक मिसाली मुस्लिम, जवानी की मसरूफ जिंदगी में भी इसमें कोई शक नहीं था कि साथ बात करना जानता था। उसका अंदाज़ बयां बेहद मुतासिर कुन था और उसके शनासा लोगों में सिर्फ सालार था जिस पर उसकी नसीहत कोई असर नहीं करती थी, जो उससे जरा बराबर ही मुतासिर नहीं था और ना ही किसी रश का शिकार, जिसे साथ की दाढ़ी उसके दीन के लिए इस्तकामत का यकीन दिलाने में कामयाब हुई थी और ना ही दूसरों के लिए उसका अदब एहतराम, उसका नर्म अंदाज़े गुफ्तगू। इमामा से मजहबी लोगों के लिए उसकी नापसंदीदगी का आगाज हुआ था। जलाल ने उसे आगे बढ़ाया था और साद ने उसे इंतहा पर पहुंचा दिया था। उसका ख्याल था कि मजहबी लोगों से बढ़कर मुनाफिक कोई दूसरा नहीं होता। दाढ़ी रखने वाला मर्द और पर्दा करने वाली औरत किसी भी किस्म की बल्कि हर किस्म की बुराई का शिकार होते हैं और उन लोगों से ज्यादा जो खुद को मजहबी नहीं कहते। इत्तफाक से मिलने वाले तीनों लोगों ने इस यकीन को मुस्तहकम किया। इमामा हाशिम पर्दा करने वाली लड़की और एक लड़के के लिए अपने मंगेतर, अपने खानदान, अपने घर को छोड़कर रात में फरार हो जाने वाली लड़की। जलालुन नसर, दाढ़ी वाला मर्द, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर नातें पढ़ने वाला और एक लड़की से अफेयर चलाने वाला और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़कर एक तरफ हो जाने वाला, फिर दीन अलग दुनिया अलग की बात करने वाला। साद जफर के बारे में उसकी राय एक और वाक़े से और खराब हुई। वो एक दिन उसके अपार्टमेंट पर आया हुआ था। सालार उस वक्त कंप्यूटर ऑन किए अपना काम करते हुए उससे बातें करने लगा। फिर उसे कुछ चीजें लाने के लिए अपार्टमेंट से करीबी मार्केट जाना पड़ा और उसे पैदल वहां आने जाने और शॉपिंग करने में 30 मिनट लगे थे। साद उसके साथ नहीं आया था। जब सालार वापस आया तो साद कंप्यूटर पर चैटिंग में मसरूफ था। वो कुछ देर मजीद उसके पास बैठक गपशप करता रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद सालार ने लंच किया और एक बार फिर कंप्यूटर पर आकर बैठ गया। वो भी कुछ देर चैटिंग करना चाहता था और ये एक इत्तफाक ही था कि उसने लाशऊरी तौर पर कंप्यूटर चलाते हुए उसकी हिस्ट्री देखी। वहां उन वेबसाइट्स और पेजेस की कुछ तफसीलात थीं जो कुछ देर पहले उसने या साद ने देखी थी। साद ने जिन वेबसाइट्स को देखा था वो पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक थी। उसे अपने या किसी दूसरे दोस्त के इन पेजेस देखने या उन वेबसाइट्स को विजिट करने पर हैरत ना होती और ना एतराज। वो खुद ऐसी वेबसाइट्स का विजिट करता रहता था, मगर साद के इन वेबसाइट्स को विजिट करने पर उसे हैरत हुई थी। उसकी नजरों में वो कुछ और नीचे आ गया था। फिर तुम्हारी प्लानिंग क्या है? पाकिस्तान आने का इरादा है? वो उस दिन फोन पर सिकंदर से बात कर रहा था। सिकंदर ने उसे बताया कि वो तैयबा के साथ कुछ हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उन्हें वहां अपने रिश्तेदारों के यहाँ होने वाली शादी की कुछ तकरीबात में शिरकत करनी थी। आप दोनों वहां नहीं होंगे तो मैं पाकिस्तान आकर क्या करूंगा? उसे मायूसी हुई। ये क्या बात हुई? तुम बहन भाइयों से मिलना, अनीता तुम्हें बहुत मिस कर रही है। सिकंदर ने कहा, पापा मैं इधर ही छुट्टियां गुजारूंगा, पाकिस्तान आने का कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो? मोइज भी जा रहा है, उन्होंने उसके बड़े भाई का नाम लेते हुए कहा। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं इस तरह मुंह उठाकर आपके साथ ऑस्ट्रेलिया चलूं। मोइज के साथ मेरी कौन सी अंडरस्टैंडिंग है जो मुझे आप उसके साथ जाने का बता रहे हैं? उसने खासी बेजारी के साथ कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम वहीं रहना चाहते हो तो ऐसा ही सही, बस अपना ख्याल रखना। और देखो सालार, कोई गलत काम मत करना। उन्होंने उसे तंबीह की। वो उस गलत काम की नौयत के बारे में अच्छी तरह जानता था और वो ये जुमला सुनने का आदी हो चुका था कि अब अगर सिकंदर हर बार फोन करने से पहले उससे ये जुमला ना कहते तो उसे हैरत होती। सिकंदर से बात करने के बाद उसने फोन करके अपनी सीट कैंसिल करवा दी। फोन का रिसीवर रखने के बाद सोफे पर चित लेटा छत घूरते हुए वो यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद कुछ हफ्तों की मसरूफियात के बारे में सोचता रहा। मुझे चंद दिन स्कीइंग के लिए कहीं जाना चाहिए या फिर किसी दूसरे स्टेट को विजिट करना चाहिए। वो मंसूबा बनाने लगा। ठीक है, मैं कल यूनिवर्सिटी से आके किसी ऑपरेटर से मिलूंगा, बाकी का प्रोग्राम वहीं तय करूंगा, उसने फैसला किया। अगले दिन उसने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कीइंग के लिए जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। उसने सिकंदर और अपने बड़े भाई को अपने प्रोग्राम के बारे में बता दिया। छुट्टियां शुरू होने से एक दिन पहले उसने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। वो खाना खाने के बाद काफी देर वहां बैठा रहा। फिर वो एक करीबी पिब में चला गया। वहां कुछ देर बैठने के दौरान उसने वहां कुछ पैक पिए। रात 10 बजे के करीब ड्राइविंग करते हुए अचानक उसे मतली होने लगी। गाड़ी रोककर कुछ देर के लिए सड़क के गिर्द फैले हुए सबसे पर चलने लगा। सर्द हवा और खुनकी ने कुछ देर के लिए उसे नॉर्मल कर दिया, मगर चंद मिनटों बाद उसे एक बार फिर मतली होने लगी। उसे अपने सीने और पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी महसूस हो रहा था। यह खाने का असर था या पैक का? फौरी तौर पर उसे कुछ अंदाजा नहीं हुआ। अब उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। एकदम झुकते हुए उसने बेख्तियार कै की और फिर चंद मिनट तक उसी तरह झुका रहा। मैदा खाली होने के बाद भी उसको अपनी हालत बेहतर महसूस नहीं हुई। सीधा खड़े रहने की कोशिश में उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने मुड़कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश की, मगर अब उसका सर पहले से ज्यादा चकरा रहा था।
चंद गज दूर खड़ी गाड़ी को देखने में भी उसे दिक्कत हो रही थी। उसने बमुश्किल चंद कदम उठाए, मगर गाड़ी के करीब पहुंचने से पहले ही वो चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसका जहन तारीकी में डूबता जा रहा था। मुकम्मल तौर पर होश खोने से पहले उसने किसी को अपने आप को झंझोड़ते महसूस किया। कोई बुलंद आवाज में उसके करीब कुछ कह रहा था। आवाजें एक से ज्यादा थीं। सालार ने अपने सर को झटकने की कोशिश की। वो पूरे सर को हरकत नहीं दे सका। उसकी आंखें खोलने की कोशिश भी नाकाम रही। वो अब मुकम्मल तौर पर तारीकी में जा चुका था। उसने 2 दिन हॉस्पिटल में गुजारे थे। वहां से गाड़ी में गुजरने वाले किसी जोड़े ने उसे गिरते देखा था और वही उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फूड पॉइजन का शिकार हुआ था। वो हॉस्पिटल आने के चंद घंटों बाद होश में आ गया था और वहां से चले जाने की ख्वाहिश रखने के बावजूद वो जिस्मानी तौर पर अपने आप को इतनी बुरी हालत में महसूस कर रहा था कि वहां से जा नहीं सका। अगले दिन शाम तक उसकी हालत कुछ बेहतर होने लगी, मगर डॉक्टर्स की हिदायत पर सालार ने वो रात भी वहीं गुजार दी। इतवार को सपहर वो घर आ गया था और घर आते ही उसने टूर ऑपरेटर के साथ तय पाए जाने वाला प्रोग्राम चंद दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। उसे पीर की सुबह निकलना था और उसने तय किया था कि जाने से पहले वो एक बार फिर सैंड्रा को कॉल करेगा। लेकिन अब प्रोग्राम कैंसिल करने के साथ साथ उसने उसको या बल्कि किसी भी दोस्त को कॉल करने का इरादा तर्क कर दिया। एक हल्के सैंडविच के साथ कॉफी का एक कप पीने के बाद उसने सुकून आवर दवा ली और सोने के लिए चला गया। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो उस वक्त 11 बज रहे थे। सालार को नींद से बेदार होते ही सर में शदीद दर्द का एहसास हुआ। अपना हाथ बढ़ाकर उसने अपना माथा और जिस्म छुआ। उसका माथा बहुत ज्यादा गर्म था। कम ऑन, वो बेजारी से बड़बड़ाया। पिछले 2 दिन की बीमारी के बाद वो अगले 2 दिन बिस्तर पर पड़े हुए नहीं गुजारना चाहता था और उस वक्त उसे उसके आसार नजर आ रहे थे। जूं तूं बेड से निकलकर वो मुंह हाथ धोए बगैर एक बार फिर किचन में आ गया। कॉफी बनने के लिए रखकर वो आकर आंसर फोन पर रिकॉर्ड कॉल सुनने लगा। चंद कॉल साथ की थी, जिसने वापस पाकिस्तान जाने से पहले उससे मिलने के लिए बार बार उसे रिंग किया था और फिर आखिरी कॉल में उसके इस तरह गायब होने पर उसे अच्छी खासी सलावातें सुनाई थी। सैंड्रा का अंदाजा था कि वो उससे मिले बगैर स्कीइंग के लिए चला गया था। यही ख्याल सिकंदर और कामरान का था। उन्होंने भी उसे चंद कॉल्स की थी। चंद कॉल्स उसके क्लास फेलोज की थी। वो भी छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घरों को जाने से पहले की गई थी। हर एक ने उसे ताकीद की थी कि वो उन्हें जवाबी कॉल करे, मगर अब वो जानता था कि अब वो सब वापस जा चुके होंगे। अलबत्ता वो सिकंदर और कामरान और साथ को पाकिस्तान में कॉल कर सकता था, मगर इस वक्त वो ये काम करने के मूड में नहीं था। कॉफी के एक मग के साथ 2 स्लाइस खाने के बाद उसने घर में मौजूद चंद मेडिसिन ली और फिर दोबारा बेड पर लेट गया। उसका ख्याल था कि बुखार के लिए इतना ही काफी था और शाम तक अगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं तो काफी हद तक ठीक हो चुका होगा। उसका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। शाम के वक्त मेडिसिन के जेर असर आने वाली नींद से बेदार हुआ तो उसका जिस्म बुरी तरह बुखार में फूंक रहा था। उसकी जबान और होंठ खुश्क थे। उसने अपना हलक कांटों से फिरा हुआ महसूस हो रहा था। पूरे जिस्म के साथ साथ उसका सर भी शदीद दर्द की गिरफ्त में था और शायद उसकी इस तरह बेदार होने की वजह ये शदीद बुखार और तकलीफ ही थी। इस बार वो औंधे मुंह बेड पर लेटे हुए उसने अपने दोनों हाथ तकिए पर माथे के नीचे रखते हुए हाथों के अंगूठों को कनपट्टियों को मसलते हुए सर में उठने वाली दर्दों की टीसों को कम करने की कोशिश की, मगर वो बुरी तरह नाकाम रहा। चेहरा तकिए में छुपाए वो बेहिस हरकत पड़ा रहा। तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश की। वो कब दोबारा नींद के आगोश में चला गया उसे अंदाजा नहीं हुआ। फिर जब उसकी आंख खुली तो उस वक्त कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। रात हो चुकी थी और सिर्फ कमरा ही नहीं पूरा घर तारीक था। वो पहले से ज्यादा तकलीफ में था। चंद मिनटों तक बेड से उठने की नाकाम कोशिश करने के बाद वो दोबारा लेट गया। एक बार फिर उसने अपने जहन को तारीकी में डूबते महसूस किया, मगर इस बार ये नींद नहीं थी। वो गुनूदगी में किसी दरमियानी कैफियत में गुजर रहा था। वो अब खुद को कराहते हुए सुन रहा था, मगर अपनी आवाज का गला नहीं घोंट पा रहा था। सेंट्रल हीटिंग होने के बावजूद उसे बेतहाशा सर्दी महसूस हो रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था और कंबल उसकी कपकपाहट को खत्म करने में नाकाम था। वो जिस्मानी तौर पर खुद को उठकर कुछ भी पहनने या ओढ़ने के काबिल नहीं था। उसे अपने सीने और पेट में एक बार फिर दर्द महसूस होने लगा। उसकी कर्राहों में अब शिद्दत आती जा रही थी। एक बार फिर मतली महसूस करने पर उसने उठने और तेजी से वॉशरूम तक जाने की कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुआ था। चंद लम्हों के लिए वो बेड पर उठने के लिए बैठने में कामयाब हुआ। इससे पहले कि वो बेड पर उतरने की कोशिश करता उसे एक जोर की उबकाई आई। पिछले 24 घंटों में अंदर रह जाने वाली थोड़ी बहुत खुराक भी बाहर आ गई थी। वो गशी के आलम में अपने कपड़ों और कंबल से बेनियाज नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर गंदगी से लिथड़े हुए बेबस था। उसे अपना पूरा वजूद मफलूज महसूस हो रहा था। बेजान सी हालत में वो उसी तरह दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उसे अपना दिल डूबता महसूस हो रहा था। वो इर्द गिर्द के माहौल से मुकम्मल तौर बेनियाज हो चुका था।
गशी की कैफियत में कराहों के साथ उसके मुंह से जो कुछ आ रहा था वो बोलता जा रहा था। गशी का ये सिलसिला कितने घंटे जारी रहा था उसे याद नहीं। हाँ, अलबत्ता उसे ये जरूर याद था कि उसकी कैफियत के दौरान उसे एक बार यूं महसूस हुआ जैसे वो मर रहा है। उसी वक्त जिंदगी में पहली बार मौत से अजीब सा खौफ महसूस हुआ। वो किसी न किसी तरह फोन तक पहुंचना चाहता था, वो किसी को बुलाना चाहता था, मगर वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सका। शायद बुखार ने उसे मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख दिया था और फिर बिलाखिर वो खुद इस कैफियत से बाहर आ गया था। उस वक्त रात का पिछला पहर था जब वो उस गनूदगी से बाहर निकला था। आंखें खोलने पर उसने कमरे में वही तारीकी देखी थी, मगर उसका जिस्म अब पहले की तरह गर्म नहीं था। कपकपी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। उसके सर और जिस्म में होने वाला दर्द भी बहुत हल्का हो चुका था। कमरे की छत को कुछ देर घूरने के बाद उसने लेटे लेटे अंधेरे में साइड लैंप को ढूंढकर ऑन कर दिया। रोशनी ने कुछ देर के लिए उसकी आंखों को चुंधिया कर बंद हो जाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंखों के बंद पपोटों को छुआ। वो सूजे हुए थे, आंखों में चुभन हो रही थी। सूजे हुए तमाम पपोटों को बमुश्किल खुले रखते हुए वो अब इर्द गिर्द की चीजों पर गौर करता रहा था और अपने साथ होने वाले तमाम वाकयात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हल्के हल्के झमाकों के साथ अब उसे सब कुछ याद आता जा रहा था। उसे बेख्तियार अपने आप से घिन आई। बेड पर बैठे बैठे उसने अपने शर्ट के बटन खोलकर उसे उतार कर फेंक दिया। फिर लड़खड़ाते हुए बेड से उतर गया और कंबल और बेडशीट भी खींचकर उसने बेड से उतार कर फर्श पर डाल दिए। उन्हीं लड़खड़ाते कदमों के साथ वो सोचे समझे बगैर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में मौजूद बड़े आईने के सामने अपने चेहरे पर नजर पड़ते ही उसे जैसे शौक सा लगा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थीं। उनके गिर्द पड़ने वाले हल्के बहुत नुमाया थे और चेहरा बिल्कुल सर्द था। उसके होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थीं। उसे उस वक्त देखने वाला यही सोचता कि वो किसी लंबी बीमारी से उठा है। 24 घंटों में इतनी शेप बढ़ गई है। उसने हैरानी के आलम में अपने गालों को छूते हुए कहा, इतनी बुरी शक्ल तो मेरी फूड पॉइजनिंग के बाद हॉस्पिटल में रहकर भी नहीं हुई थी जितने एक दिन के इस बुखार ने कर दी है। वो बेयकीनी के आलम में अपने हलकों को देखते हुए बड़बड़ाया। टब में पानी भरकर उसमें लेट गया। उसे हैरानी हो रही थी कि बुखार की हालत में भी उसने फौरी तौर पर उसी वक्त अपने कपड़े क्यों नहीं बदल लिए। वो क्यों वहीं पड़ा रहा। बाथरूम से निकलने के बाद बेडरूम में रहने के बजाय वो किचन में चला गया। उसे बेतहाशा भूख लग रही थी। उसने नूडल्स बनाए और उन्हें खाने लगा। मुझे सुबह डॉक्टर के पास जाकर उसने नूडल्स खाते हुए सोचा। थकन एक बार फिर उसके आसाब पर सवार हो रही थी। नहाने के बाद उसे अगरचे अपना वजूद बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, मगर उसकी नकाहत खत्म नहीं हुई थी। नूडल्स खाने के दौरान उसने टीवी ऑन कर दिया। चैनल सर्च करने लगा। एक चैनल पर आने वाला टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट रख दिया। फिर नूडल्स के प्याले पर झुक गया। उसने भी नूडल्स का दूसरा चमचा मुंह में रखा ही था कि वो बेख्तियार रुक गया। उलझी हुई नजरों से टॉक शो देखते हुए उसने रिमोट को एक बार फिर उठा लिया। हाथ आगे बढ़ाते हुए वो एक बार फिर चैनल सर्च करने लगा, मगर इस बार वो हर चैनल को पहले से ज्यादा ठहर ठहर कर देख रहा था। उसके चेहरे की उलझन बढ़ती जा रही थी। ये क्या है, वो बड़बड़ाया। उसे अच्छी तरह याद था वो जुम्मे की रात को सड़क पर बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल गया था। हफ्ते का सारा दिन उसने वहीं गुजारा था। इतवार के सहपहर को वापस आया था। इतवार के सहपहर को सोने के बाद वो अगले दिन 11 बजे के करीब उठा था। फिर उसी रात उसे बुखार हो गया था। शायद उसने मंगल का सारा दिन बुखार की हालत में गुजारा था। अब यकीनन मंगल की रात थी, मगर टीवी चैनल्स उसे कुछ और बता रहे थे। वो हफ्ते की रात थी। अगला तुलू होने वाला दिन इतवार का था। उसने अपने रिस्ट वॉच पर एक नजर दौड़ाई जो लिविंग रूम की मेज पर पड़ी थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने नूडल्स का प्याला मेज पर रख दिया। यकलख थी जैसे उसकी भूख उड़ गई। वहां मौजूद तारीख ने उसे जैसे एक और झटका दिया था। क्या मतलब, क्या मैं 5 दिन बुखार में मुब्तला रहा हूं, 5 दिन होशो हवास से बेखबर रहा हूं? मगर यह कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? वो बड़बड़ा रहा था। 5 दिन तो बहुत होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे 5 दिन गुजरने का पता ही ना चले? मैं 5 दिन तक इसी तरह बेहोश कैसे रह सकता हूं? वो लड़खड़ाते कदमों के साथ तेजी से आंसर फोन की तरफ बढ़ गया। फोन पर उसके लिए कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं था। पापा ने मुझे कोई कॉल नहीं की और साथ सबको क्या हो गया? क्या मैं उन्हें याद नहीं रहा? ऐसे जैसे कोई पैगाम ना पाकर शौक लगा था। वो बहुत देर तक बिल्कुल साकित फोन के पास बैठा रहा। यह कैसे हो सकता है कि पापा को मेरा ख्याल ही ना रहो, या फिर किसी और को? इस तरह मुझे कैसे छोड़ दिया उन्होंने? और उस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके हाथ एक बार फिर कपकपा रहे थे। वो नकाहती कमजोरी नहीं थी। फिर वो क्या था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था? वो उठकर वापस सोफे की तरफ चला आया। नूडल्स के प्याले को हाथ में लेकर वो एक बार फिर उन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले का जायका भी खत्म हो चुका था। उसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद चमचे लेने के बाद उसने प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। वो उसे खा नहीं पा रहा था।
वो अब भी अजीब सी बेयकीनी की गिरफ्त में था। क्या वाकई वो 5 दिन यहाँ अकेला इस तरह पड़ा रहा था कि उसे खुद अपने बारे में पता था और न किसी और को? वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। उसका चेहरा कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर उसकी शेप और आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्के अब भी उसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ देर अपनी आंखों के गिर्द पड़े हुए हल्कों को छूता रहा, जैसे उसे यकीन ना रहा हो कि वो वाकई वहां मौजूद थे या फिर उसका वहम है। उसे एकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी थी। वहीं खड़े खड़े उसने शेविंग किट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए उसे एक बार फिर एहसास हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। एक के बाद दीगरे उसे 3 कट लगे। उसने शेव के बाद अपना चेहरा धोया और उसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए उसे खुश करने लगा। जब उसे उन जख्मों से रिसते हुए खून का एहसास हुआ तो उसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। खाली उस जहनी के आलम में वो आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। उसके गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमूदार हो रहे थे। गहरा सुर्ख रंग। वो पल के झपकाए बगैर उन कतरों को देखता रहा। 3 नन्हे सुर्ख कतरे। What is next to ecstasy? पेन। सर्द और मध्यम आवाज आई। वो पत्थर के बुत की तरह साकित हो गया। What is next to pain? Nothingness। उसे एक एक लफ्ज याद था। Nothingness। वो आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाया। उसके गालों की हरकत से खून के कतरे उसके गालों पर फिसलने लगे। And what comes next to nothingness? Hell। सालार को एकदम उबकाई आई। वो वॉश बेसन पर बेख्तियार दोहरा हो गया। चंद मिनट पहले खाई गई खुराक एक बार फिर बाहर आ गई। उसने नल खोल दिया। उसने उसके बाद क्या पूछा था, उसने उसके जवाब में क्या कहा था, उसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है, जब कोई मौम्मा नहीं रहता। मैं उस दौर से गुजर रही हूं। तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। उसके बाद तुम देखना क्या तुम्हें हंसी आती है। सालार को एक उबकाई आई। उसे अपनी आंखों से पानी बहता महसूस हुआ। जिंदगी में हम कभी न कभी उस मुकाम पर आ जाते हैं जहां सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वहां सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे जमीन है, न हमारे सर के ऊपर कोई आसमान। बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खिला में भी थामे हुए है। फिर हमें पता चलता है हम जमीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक जर्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फर्क पड़ता है। सिर्फ हमारा किरदार खत्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। सालार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला। उसे एक बार फिर उबकाई आई। उसके बाद हमारी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो उस आवाज को अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। उसे हैरानी हो रही थी वो उसे उस वक्त क्यों याद आई थी। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा। आफ्टर शेव की बोतल खोलकर उसने गालों पर मौजूद उन जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया जहां उसे अब पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए उसे एहसास हो रहा था कि उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। वो अपनी मुट्ठियां भींचने लगा। मुझे मदद की जरूरत है, अपना चेकअप करवाना है। वो नहीं जानता था उसे एकदम वहां वहशत क्यों होने लगी थी। उसे अपना सांस वहां बंद होना महसूस हो रहा था, यूं जैसे कोई उसी गर्दन पर पांव रखे आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल रहा था। क्या यह मुमकिन है कि सब लोग मुझे इस तरह भूल जाएंगे? इस तरह उसने अपने वार्डरोब से नए कपड़े निकालकर एक बार फिर कुछ देर पहले का पहना हुआ लिबास बदलना शुरू कर दिया। वो जल्द अज जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहता था। उसे अपने अपार्टमेंट से एकदम खौफ महसूस होने लगा था। उस रात घर आकर वो तकरीबन सारी रात जागता रहा। एक अजीब सी कैफियत ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। उसका जहन ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसे उस तरह भुला दिया गया है। वो माँ बाप की जरूरत है। ज्यादा तवज्जो हमेशा हासिल करता रहा था। कुछ उसकी हरकतों की वजह से भी सिकंदर उस्मान और तैयबा को उसके मामले में बहुत ज्यादा मोहतात होना पड़ा था। वो हमेशा ही उसके बारे में फिक्रमंद रहते थे, मगर अब यकदम चंद दिनों के लिए वो जैसे सबकी जिंदगियों से निकल गया था। दोस्तों की, बहन भाइयों की, माँ बाप की। वो अगर इस बीमारी के दौरान वहां उस अपार्टमेंट में मर जाता तो किसी को पता तक नहीं चलता, शायद तब तक जब तक उसकी लाश गलने सड़ने ना लगती। और इस मौसम में ऐसा होने में कितने दिन लगते। वो उस रात एक एक घंटे के बाद अपने आंसर फोन को चेक करता रहा। अगला पूरा हफ्ता उसने इसी बेयकीनी के आलम में अपने अपार्टमेंट में गुजारा। पूरे हफ्ते के दौरान उसे कहीं से कोई कॉल नहीं मिली। क्या ये सब लोग मुझे भूल गए हैं? वो वहशतज़दा हो गया। एक हफ्ते तक बेवकूफों की तरह किसी की कॉल का इंतजार करते रहने के बाद उसने खुद सबसे राब्ता करने की कोशिश की।
वो उन्हें फोन पर बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, वो किस कैफियत से गुजरा था। वो उनके साथ शिकवा करना चाहता था, मगर हर एक से राब्ता करने पर उसे पहली बार यूं महसूस हुआ जैसे किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हर एक के पास अपनी मसरूफियात की तफसीलात थी। सिकंदर और तैयबा उसे ऑस्ट्रेलिया में अपनी सरगर्मियों से आगाह करते रहे। वो वहां क्या कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे, वो कुछ गायब दिमागी के आलम में उनकी बातें सुनता रहा। तुम एंजॉय कर रहे हो अपनी छुट्टियां? बहुत लंबी चौड़ी बात के बाद तैयबा ने बिलाखिर उससे पूछा। हाँ मैं, हाँ बहुत। वो सिर्फ 3 लफ्ज बोल सका। वो वाकई नहीं जानता था कि उसे तैयबा से क्या कहना चाहिए, क्या बताना चाहिए। बारी बारी सबसे बात करते हुए वो पहली बार इस किस्म की सूरत हाल और इस कैफियत से दो चार हुआ था। उनमें से हर एक को बुनियादी तौर पर सिर्फ अपनी जिंदगी से दिलचस्पी थी। शायद वो अपने साथ होने वाले वाकयात बताता तो वो उसके लिए तशवीश का इजहार करते, परेशान हो जाते, मगर वो सब बाद में होता। उसके बताने के बाद उससे पहले उनकी जिंदगी के दायरे में उसकी जिंदगी कहाँ आती थी? किसको दिलचस्पी थी ये सुनने में कि उसके चंद दिन किस तरह गायब हो गए? और शायद तभी उसने पहली बार सोचा, अगर मेरी जिंदगी खत्म भी हो गई तो किसी दूसरे को इससे क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में क्या तब्दीली आएगी? मेरा खानदान क्या महसूस करेगा? कुछ भी नहीं। चंद दिनों के दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। और दुनिया में तो शायद चंद लम्हों के लिए भी कोई तब्दीली ना आए। सालार सिकंदर अगर गायब हो जाए तो बाकी किसी दूसरे को इससे क्या फर्क पड़ेगा? चाहे उसका IQ लेवल 150 प्लस हो। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता रहा, मगर ऐसी मायूसी और इस तरह की जहनी हालत, आखिर मुझे हो क्या गया है? अगर सब लोग कुछ दिनों के लिए मुझे भूल भी गए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? बाज दफा ऐसा हो जाता है। मैं भी तो बहुत बार बहुत से लोगों के साथ राब्ता नहीं रख पाता। फिर अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और अगर वाकई मैं इसी बेहोशी में वापस ना आता तो, अगर मेरा बुखार कम ना होता, अगर सीने या पेट का दर्द खत्म ना होता, अपने जहन से वो ये सब कुछ झटकने की कोशिश करता लेकिन नाकाम रहता। ये तकलीफ से ज्यादा खौफ था जिसका शिकार वो उस अचानक बीमारी के दौरान हुआ था। शायद मैं कुछ ज्यादा हसास होता जा रहा हूँ, वो सोचता, वरना एक मामूली सी बेहोशी को खामखा हवा बनाकर सर पर क्यों सवार कर रहा हूँ? वो झुंझलाता, कम से कम अब तो ठीक हो चुका हूँ। फिर आखिर अब मुझे क्या तकलीफ है कि मैं इस तरह मौत के बारे में सोच रहा हूँ? आखिर पहले भी तो कई बार बीमार हो चुका हूँ, खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ। जब मुझे किसी खौफ ने तंग नहीं किया तो अब क्यों मुझे इस तरह के खौफ तंग करने लगे हैं? उसकी उलझन और इस्तराब में इजाफा होता जा रहा था। और फिर मुझे तो बुखार की वो तकलीफ ठीक से याद भी नहीं। मेरे लिए तो ये सिर्फ ख्वाब या कोमा की तरह है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराने की कोशिश करता। क्या चीज है जो मुझे परेशान कर रही है? क्या बीमारी? या फिर यह बात कि किसी को मेरी जरूरत नहीं पड़ी, किसी को मेरी याद नहीं आई, ख्याल तक नहीं मेरे अपने लोगों को भी, मेरे फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को। माय गॉड,